जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। राष्ट्रवाद की बात प्रहार के साथ आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, नेपाल में भी तख्ता पलट हो गया और नेपाल का जो तख्ता पलट हुआ वो पैटर्न हूबहू बांग्लादेश और श्रीलंका की तरह ही है कि युवाओं को इंस्टिगेट किया गया और महंगाई और भ्रष्टाचार के नाम पे, और सेम पैटर्न बांग्लादेश में भी हुआ था कि वहां के युवाओं को नौकरी में आरक्षण के नाम पे उग्र किया गया कि जो आरक्षण है वो समाप्त कर दिया जाए। और बाद में क्या हुआ? बाद में ये बात पता चली कि जो बाइडेन का हाथ था, जो कि एक आइलैंड बांग्लादेश का है, उस आइलैंड की डिमांड थी जो कि अमेरिका को देने से मना कर दिया था वहां की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने। और शेख हसीना के विरुद्ध, जो कि बांग्लादेश की आजादी के नायक थे, शेख मुजीबुर रहमान, और ये हुआ कि जो उनके नाम से स्तंभ बने थे, वार मेमोरियल बने थे, सब तोड़ दिए गए। और वही सेम हूबहू जो नेपाल में हुआ है। वैसे भी नेपाल में राजतंत्र था, मगर 2008 में वहां पे राजतंत्र के खिलाफ आंदोलन उग्र हुआ और लोकतंत्र स्थापित करने की बात हुई। और महज 10 साल में 15 प्रधानमंत्री हो गए। एक प्रधानमंत्री कोई 2-5 साल का जो कार्यकाल होता है, कोई एक भी प्रधानमंत्री अपना कार्यकाल पूरा नहीं किया। और अभी के जो प्रधानमंत्री है, जो प्रधानमंत्री थे केपी शर्मा ओली, इनके ही खिलाफ 2022 में एक उग्र आंदोलन हुआ, और जो उग्र आंदोलन किया वही आज का मुख्य नायक है। 33 वर्षीय युवा जो कि हामी नेपाल के नाम से संगठन बनाया, और उसके साथ में एक रैपर का करियर स्टार्ट करने वाले बालेन शाह, जिसे बालेंद्र शाह भी कहा जाता है, जो कि 30-32 साल की उम्र है। अब इसका महीने का, अब ये इंजीनियरिंग किया हुआ है, मगर एक करियर अपना बनाया सिंगिंग लाइन में, और ये युवाओं के लिए बहुत सारे गाने गाए और बहुत सारी अभिनेत्रियों के साथ इसकी फिल्म शूटिंग कराई। और ऐसा हिट हुआ कि आज 30 वर्षीय युवा नेपाल का नेतृत्व करने के लिए नेपाल की जनता का आइकन बन गया है। इवन वो चुनाव लड़ा 2022 में, काठमांडू का महापौर का निर्दलीय चुनाव लड़ा, और 3 लाख नेपाली
रुपए खर्च किया जो इंडिया का 2.5 लाख रुपए होता है, और एक मेयर बन गया। एजुकेशन एजुकेशन के फील्ड में इसने काम किया और एक मुद्दा बनाया कि जो भ्रष्टाचार नेपाल में है, कि यहाँ के जो राजनीतिक दल हैं वो भ्रष्टाचार करके अपना तिजोरी भरते हैं, और ऐसा एक स्वांग रच के केपी शर्मा ओली के खिलाफ सोशल मीडिया पे एक अभियान छेड़ दिया। और केपी शर्मा ओली ने क्या किया कि सोशल मीडिया पे बैन लगाकर उग्र आंदोलन कर रहे छात्रों पे गोली चलवा दी, जिसमें तकरीबन 20 छात्रों की मौत हो गई। अब इसीलिए हिंसा भड़क गया और तख्ता पलट की बात आ गई। मंत्रियों ने इस्तीफा देना शुरू किया, मगर प्रधानमंत्री इस्तीफा नहीं देना चाहते थे। मगर जिस हिसाब से लाखों युवा सड़कों पे उतर गए, ठीक है, भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज बुलंद करो, सरकार को घेरो, मगर जो उसमें हिंसा हुई, 3-4 पुलिस वालों को पीट पीट के मार दिया गया, और एक पूर्व प्रधानमंत्री, उनकी औरत राजश्री को जिंदा जला दिया गया। ये हैवानियत किसी आंदोलन का हिस्सा नहीं हो सकता। किसी न किसी के हाथ में ये हाथ की कठपुतली है। वैसे कहा जा रहा था कि केपी शर्मा ओली प्रधानमंत्री बनते ही सबसे पहले चाइना के भ्रमण पे गए थे, और इस बात का भी प्रयास लगाया जा रहा है कि इसमें अमेरिका का हाथ हो सकता है। अमेरिका ही डीप स्टेट के साथ मिलकर चुनी हुई सरकारों को डिस्टेबलाइज करता है, जैसा पहले बांग्लादेश में किया। और बांग्लादेश का ही मुद्दा उठा के डोनाल्ड ट्रंप चुनाव जीते थे। मगर अब जो नुकसान हुआ है, नेपाल 50 साल तक भी इसकी भरपाई नहीं कर पाएगा। भीड़ जो मॉब थी, मॉब इस कदर बेकाबू हुई कि संसद भवन, सुप्रीम कोर्ट का जो न्यायालय है, और मंत्रियों के घरों को आग के हवाले कर दिया। ये बहुत दुखद घटना है, और जो ये पैटर्न बन रहा है, कहीं न कहीं आज नहीं कल ये चीज पाकिस्तान और भारत में भी संभव है। अपने यहाँ भी इतने भ्रष्ट नेता अपनी तिजोरी भर के बैठे हैं। युवाओं को एकजुट होना पड़ेगा कि काम नहीं तो वेतन नहीं, इस विचारधारा से आगे बढ़ना पड़ेगा। जैसा नरेंद्र मोदी विगत 2001 से लगातार 3 बार के मुख्यमंत्री थे और 3 बार के प्रधानमंत्री हैं, मगर कभी एक छुट्टी भी उन्होंने नहीं लिया है। अभी मैं मेरे जीवन में 35 साल से काम कर रहा हूं, मगर मैंने कभी एक छुट्टी नहीं ली। तो ये योजना अगर देश में लागू होती है, काम नहीं तो वेतन नहीं, तो फिर ये देश के लिए कारगर होगा। अब जैसे ही तख्ता पलट हुआ है, अपने विपक्ष वाले भारत को, मोदी को घेर रहे हैं, जबकि हमारी सारी सुरक्षा एजेंसी बॉर्डर को एकदम चौक चौबंद करके बैठे हैं, क्योंकि बहुत सारे हजारों की संख्या में खोखार कैदियों को छुड़ा दिया गया है। अब इनके मंसूबे क्या है? महिलाओं को जिंदा जलाया जा रहा है। तो ये सारी बातें 1-2 दिन में क्लियर हो जाएगी, और अंतिम में कौन वहां का
अंतरिम प्रधानमंत्री बनेगा। अभी तो 3-4 जन रेस में है, मगर बालेंद्र शाह रेस में सबसे आगे है। अगर ये दुखद है, मेरी नेपाल में मारे गए लोगों के लिए गहरी संवेदना है, मगर हिंसा भी ऐसा नहीं होना चाहिए। ये कहीं न कहीं देश को कमजोर करने की साजिश है। आप लोगों को अगर हमारा विश्लेषण अच्छा लगे, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। धन्यवाद।